Hello, students. Today we shall study a poem. This is a very beautiful and symbolic poem. The name of this poem is Fire and Ice, and it has been written by Robert Frost. This is second poem of your first flight book. So let's just begin. इस पोएम में आगे बढ़ने से पहले इसमें यूज हुए सभी मेजर थीम्स और सब थीम्स को देखते हैं. दिस पोएम टॉक्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस. और हमारे इमोशंस चाहे नेगेटिव हों या पॉजिटिव, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे डिज़ास्टर का कारण बन सकते हैं. इन दिस पोएम फायर हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग. फायर हेयर मीन्स द फायर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स. डिज़ायर का मतलब है इच्छाएं, या हम ये कहें कि इंसान की इच्छाएं एक आग की तरह काम करती हैं अगर वो पूरी ना हो तो. जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें एंगर आना शुरू हो जाता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, वी बिकम जेलस. और यही सब चीज़ें, हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारे लिए कन्फ्लिक्ट का कारण बनती हैं. कन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, और उस समय में हम बहुत इंटॉलरेंट हो जाते हैं. इंटॉलरेंट मतलब हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाती है और हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. सिमिलरली, आइस इज एज पावरफुल एज फायर. Both fire and ice are destructive forces and have power to destroy the world. यहाँ आइस भी एक सिंबॉलिक मीनिंग रखती है, और आइस का मतलब है हेट्रेड. हेट्रेड मीन्स नफरत. जब हमारे मन में किसी के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, देन वी बिकम वेरी इनसेंसिटिव. हम इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि हमारे अंदर सभी संवेदनाएं, सभी भावुकता खत्म हो जाती है, और हम हर चीज़ के प्रति इंडिफरेंट हो जाते हैं. इंडिफरेंट का मतलब है उदासीन हो जाना. हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. फिर चाहे आपके सामने कोई कितना भी बीमार हो, किसी को कितनी भी तकलीफ हो, हम उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचते, और एक तरह से ये कहें कि हम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं. ये हमें रिजिडिटी की तरफ लेकर जाता है. रिजिड होने का मतलब क्या है? एकदम निर्दयी हो जाना. तो नफरत भी हमें निर्दयी इंसान बना देती है. एक तरह से अगर हम कहें तो ये भी इस पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है. So here Robert Frost wants to say that fire and ice both are harmful and have enough strength to destroy the world, the whole world. Apart from major themes, we have sub themes also. और ये सब थीम्स है कि हमें कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल नहीं करने देना चाहिए. कहने का मतलब है कि हमें अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. इसके अलावा चाहे हम कितनी भी एडवर्स सिचुएशन में हों, एडवर्स का मतलब क्या होता है? कितनी भी मुश्किल हालात में हों, हमें अपने आप को काम रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, और अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पोएम, लेट्स फोकस ऑन द टाइटल. द टाइटल ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस. बोथ द थिंग्स आर ऑपोजिट इन नेचर. Fire has heating tendency, whereas ice is cool and solid in nature. As I told you earlier also that it is a symbolic poem, so you must keep in mind that here the fire is not exactly the fire that emit heat or the fire of volcanoes that causes natural disaster. Similarly, ice is not exactly the ice found in hilly regions or ice of glaciers. Both the things symbolize something else in this poem. Fire symbolizes human emotions, desires, and wants. Ice represent a negative emotion, that is hatred, means the feeling of hate. Now let's discuss this poem in detail. First of all, I will read the whole poem together. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पहली दो लाइन में कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, और कुछ लोगों का मानना है द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. पोइट का कहना है कि यहाँ लोगों के दो ग्रुप बन गए हैं, और दोनों के दोनों ग्रुप इस दुनिया के खत्म होने के बारे में अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं.
कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया फायर की वजह से खत्म हो जाएगी, जबकि दूसरे ग्रुप का बिलीफ है कि दुनिया आइस की वजह से खत्म होगी। अभी तक पोएट ने हमें बताया कि लोगों की क्या राय है दुनिया के खत्म होने के बारे में, लेकिन नेक्स्ट टू लाइंस में पोएट अपने मन की बात बताते हैं। वो कहते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। हियर पोएट शेयर्स हिज ओन एक्सपीरियंस अबाउट डिजायर। टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस। अब उन्होंने उस ग्रुप को चुनने का फैसला किया जो कहता है कि दुनिया फायर की वजह से खत्म होगी। और ऐसा उन्होंने किस लिए किया? क्योंकि उनका मानना है कि इंसान की डिज़ायर्स, मतलब इंसान की इच्छाएं किसी आग से कम नहीं है, और अगर हमारी इच्छाएं फुलफिल ना हो, पूरी ना हो, तो वह हमारे हर्ट में फायर की तरह जलती रहती हैं और हमें एंगर की तरफ, जेलेसी की तरफ, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, लस्ट की तरफ और हमें बहुत सारी बुरी चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं। और इस तरह से हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, असहनशील बन जाते हैं, और हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की ये फायर हमेशा जलती रहती है। इट नेवर गोज आउट। इन दिस कंडीशन पीपल ट्राई टू हार्म देमसेल्व्स और हार्म द सोसाइटी। Thus he decided to support the people who favor fire। और इसीलिए पोइट को लगता है कि उन्हें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी। In next two lines he says, if it had to perish twice, I think I know enough of hate। यहाँ पोइट को लगता है कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होने का मौका मिले तो इस दुनिया में लोगों के बीच बहुत आइस है। आइस का मतलब यहाँ है हेट्रेड, मतलब फीलिंग ऑफ हेट, नफरत की भावना। इसका मतलब लोगों के मन में ये जो नफरत की फीलिंग है, ये इतनी ताकत रखती है कि ये दुनिया को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि नफ़रत की ये फीलिंग लोगों को इनसेंसिटिव बना देती है। लोग बहुत क्रूएल हो जाते हैं, बहुत निर्दयी हो जाते हैं, और यही चीज़ लोगों के डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। सो इट इज़ इक्वली डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने अपने इन दोनों इमोशंस को, डिज़ायर को और हेट को कंट्रोल में नहीं रखा, तो एक दिन डेफिनेटली ये हमारे डिस्ट्रक्शन का कोज बन सकती है। मैंने इस पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। Here I have given you word meanings also. You can have a look. Well, now pay attention to the rhyme scheme used in the poem. पोएम में 9 लाइन्स हैं और 9 लाइन्स को हमने 3 के सेट में डिवाइड किया है। Rhyme scheme here is ABA, ABC and BCB. Now let's pay attention to the words which are rhyming together. यहाँ हम देख सकते हैं फायर, डिज़ायर एंड फायर, ये तीनों वर्ड्स आपस में राइम बनाते हैं। सो वी कैन लेबल देम विद लेटर A. Then ice, twice, ice is repeated here, and suffice. They all make a rhyme with one another, so we shall give them letter B. Next, we can see hate and great. Two different words are here, therefore we can use letter C for them. Here in this way it makes a rhyme, that is ABA, ABC and BCB. Now let's pay attention to the literary devices used in this poem. सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एनाफोरा का यूज हुआ है। एनाफोरा मीन्स रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्टिव लाइन्स। इसका मतलब जब लाइन्स की शुरुआत में कुछ वर्ड्स का रिपीटिशन होता है लेकिन वो लाइन के बिल्कुल शुरू में आते हैं, उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसा कि फर्स्ट लाइन में है सम से और सेकंड लाइन में भी है सम से, तो ये 2 लाइन में भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा लाइन में भी हो सकता है। नेक्स्ट डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुई है उसका नाम है एलिट्रेशन, और हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आने वाले वर्ड्स में बिल्कुल स्टार्टिंग की पोजीशन पर हमें दिखाई देगी। इट मीन्स या तो वर्ड्स क्लोजली कनेक्टेड होंगे या फिर ये थोड़े से डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें बिल्कुल साथ वाले वर्ड्स में ही कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेटर में। जैसा सम से, इसमें स साउंड, वर्ल्ड विल दोनों में व साउंड, और फेवर फायर में फ साउंड। तो इस तरह से ये बनाता है एलिट्रेशन। वेल, नेक्स्ट डिवाइस यूज्ड हियर इज एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या है? जहाँ पर वोवल साउंड की प्रोमिनेंस होती है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं विल एंड इन फायर। अब यहाँ पर आप देखो आई वोवल जो है उसका प्रोमिनेंस है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, फोर्थ लाइन में, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर हमने ओ वोवल को देखा है जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ ओ वोवल का प्रोमिनेंस है। सिमिलरली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं आई थिंक आई नो। यहाँ पर आई वोवल का प्रोमिनेंस है और इनफ ऑफ में ओ वोवल का प्रोमिनेंस है। इसका मतलब जब लगातार बहुत सारे वोवल्स एक साथ यूज किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एजोनेंस। नेक्स्ट वी कैन सी कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस क्या है? इसका मतलब जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोमिनेंस होगा, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड आपका कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसा कि इन वर्ड्स में हम देखते हैं विद दोज, तो यहाँ पे द साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। द हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, विद में ये लास्ट पोजीशन पर है और दोज में स्टार्टिंग की पोजीशन पर है। तो इस तरह से ये बनता है कॉन्सोनेंस। एक और डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुई है उसका नाम है एंजैबमेंट। इसका मतलब क्या है? When one line runs into next line without use of any punctuation mark। और ये हमें लास्ट 3 लाइंस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल लास्ट में जाकर हमारा सेंटेंस एंड होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एंजैबमेंट। So here we have discussed all the literary devices used in this poem. Well, all the literary devices have been given to you here in written form, so you can have a look and try to understand it on your own. Here we have central idea, and here I have given you all the things which we have already discussed in this poem. You can read it on your own. Well, here the poem ends. Thank you very much for watching.